18 का प्री दिया आपने और मेंस और इंटरव्यू भी दिया और वहाँ पे आपकी रैंक आई 1172। 1172 के बाद एकदम से आपने 1100 रैंक्स का जंप मारा, 1150 रैंक का जंप मारा। 2016 में जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से और किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और ना ही कोई सेवा के अंदर पहले से ही मौजूद था। मतलब बहुत छोटे से सोर्सेस से शुरू किया था। प्री का दिया भी था 2016 के अंदर, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ था प्री, क्योंकि मेरी इतना नहीं था मेरे। और फिर मैंने पहले प्री ओरिएंटेड अप्रोच को थोड़ा डेवलप किया। आज स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि हम लिखे कैसे, तो वो क्या क्या कमियां लगती हैं आपको जो 2021 में इतने अच्छे से आपने इम्प्रूव कर ली? 2018 में जब रिज़ल्ट आया और मुझे पता चला कि मेरी 1172 रैंक है, तो मेरे लिए वो एक शौक़ था, क्योंकि मुझे इतनी लोएस्ट की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जब हम पेपर देकर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। अतुलम तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तद्भुवन नारी व्याप्त लोकत्रयम त्विषा। और शॉर्ट नोट्स का क्या भूमिका रही है? कई लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाए थे सर। तो इसीलिए मैं सबको यही कहूँगी कि आपको कुछ करना ही है अपने जीवन के अंदर, कुछ लक्ष्य को अर्जित करना है। तो आप अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए उनका सिर ऊंचा उठे, तो आप एक अपने लक्ष्य को बड़ा निर्धारित कीजिए, आरएएस की तैयारी कीजिए, ताकि आपके जीवन में आपको सम्मान भी अर्जित हो, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़े। नमस्कार दोस्तों, टॉक विद दी टॉपर्स की श्रृंखला में हम बहुत सारे टॉपर्स से मिल रहे हैं और इनमें से कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और वो अपने पारिवारिक और ऐसी जिम्मेदारियों के साथ रहकर भी अपनी रैंक को इतना अच्छा लेके आते हैं कि देख के ये लगता है कि ऐसा संघर्ष करें तो ज़रूर कर पाएंगे। क्योंकि मैं जब निधि मैम की बात करता हूँ तो एक मैरिड होने के बाद, एक मदर होने के बाद सारी जिम्मेदारियों को वहन करने के साथ साथ उन्होंने ऐसी अच्छी रैंक अचीव की है और मैं आपको आज उन्हीं से मिलवाना चाहता हूँ। नमस्कार निधि मैम, आपका स्वागत है सम्यक में और आपको अपनी रैंक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सफलता के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो 2018 का दिया और उसमें आपने बहुत पीछे रैंक आई और उसके बाद जो एकदम से ये रैंक 9 जो आई है, आपको कैसा लगा रैंक देख के? सबसे पहले तो जब रिज़ल्ट आया था 17 नवंबर को, तो उस समय लगभग 11 सवा 11 बज रहे थे, तो बहुत लेट हो गया था। क्योंकि 2018 में जो रिज़ल्ट आया था वो लगभग 10:30 बजे के करीब आ गया था। तो हमें भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी कि भी 10 साढ़े 10 के करीब रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो 2-2.5 घंटे लगातार वेट कर रहे थे, रिज़ल्ट आया नहीं, तो ऐसे लग रहा था कि शायद आज नहीं आएगा रिज़ल्ट। फिर एकदम से PDF आई और मैंने मेरे हस्बैंड को नहीं बताया। मेरी मदर इन लॉ तो सो चुकी थी और मेरे हस्बैंड और हम जाग रहे थे। तो मैंने इनको बताया नहीं कि रिज़ल्ट आ गया। मैंने कहा पहले मैं देख लूँ इसके अंदर क्या रिज़ल्ट है। तो फिर मैंने PDF ओपन किया और जब 905069 के आगे 9 लिखा हुआ था तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा आज मेरी मेहनत सफल हुई है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो वाकई में बहुत खुशी का पल था वो मेरे लिए। जी मैम, ज़रूर होगा, क्योंकि आपने जो अपनी जो सफ़र है ये 2016 से लगभग शुरू किया। आपने 18 का प्री दिया आपने और मेंस और इंटरव्यू भी दिया और वहाँ पे आपकी रैंक आई 1172। 1172 के बाद एकदम से आपने 1100 रैंक्स का जंप मारा, 1150 रैंक का जंप मारा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सबके लिए प्रेरणादायक है कि आप एक तरह से एक मदर होने के बाद भी ये चीज़ें, ये रैंक हासिल की है। मैं ये सभी लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहते हैं। हाँ, मैं बेसिकली सरदार शहर से हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट से। मेरा प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई थी और उसके बाद MSc मैंने बायोटेक्नोलॉजी से करी। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और जहाँ तक मेरे परिवार की बात है तो हम व्यावसायिक परिवार से आते हैं और हमारे घर में सरकारी सेवा में कोई भी नहीं है, ना तो मेरे ससुराल पक्ष में ना पीहर पक्ष से। तो फिर भी मैंने इस सपने को अपने अंदर डेवलप किया। उसके पीछे सबसे बड़ा जो मोटिवेशन था वो मेरे हस्बैंड का था, क्योंकि मैं शुरुआत से एक ब्राइट स्टूडेंट थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि आपको पढ़ना चाहिए फर्दर, अपनी जो आपकी पर्सनालिटीज़ में पढ़ाई के जो ट्रेड्स है उनको और निखारना चाहिए। तब मैंने RAS की फिर स्टडी शुरू करी और इसके अंदर इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, सनी वधवा है, बहुत सपोर्ट किया और आज मैं ये मुकाम हासिल कर पाई। और फिर आपने पढ़ाई का या RAS के बारे में कब सोचा? 2016 में, मेरी मैरिज के बाद में शुरू करी थी मैंने। अच्छा, तो फिर कैसे रही वो जर्नी और आपने फिर 2018 का भी एग्ज़ाम दिया?
आप संक्षिप्त में उसके बारे में बताएं प्लीज़। 2016 में जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से और किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और ना ही कोई इस सेवा के अंदर पहले से ही मौजूद था। और 2016 में इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी इतनी नहीं थी कि हम हर जगह मतलब ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते थे। तो मैंने मतलब बहुत छोटे से सोर्सेस से शुरू किया था। प्री का दिया भी था 2016 के अंदर, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ था प्री, क्योंकि मेरी इतना नहीं था, मेरे को नॉलेज आपने कुछ ही दिन पहले शुरुआत की हाँ, थी 10 तो या 15 दिन पहले उसको एक अटेम्प्ट के तौर पे गिना भी नहीं जा सकता है। हाँ जी सर। फिर मैंने 2017 से शुरू करी थी, अप्रैल 2017 से लगभग इसकी वापस स्टडी अच्छे तरीके से। और फिर मैंने पहले प्री ओरिएंटेड अप्रोच को थोड़ा डेवलप किया। आज स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि हम लिखें कैसे, तो पहले मैंने लिखने की शुरुआत की जगह पहले मैंने सब्जेक्ट्स का नॉलेज लिया, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, हम उस चीज़ में एनरिच नहीं होंगे, तब तक हम उन चीज़ों को अच्छे से लिख नहीं सकते। तो पहले मैंने उन चीज़ों के साथ खुद को अटैच करा, पढ़ा अच्छे से, और प्री क्लियर होने के बाद में मैंने, हालांकि मैंने तैयारी तो लिखने की प्रैक्टिस पहले से ही शुरू कर दी थी, फिर और अच्छे तरीके से अपने नॉलेज को और एनरिच किया। और लेकिन 2018 में मेरी कुछ कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से मेरी रैंक पीछे थी। तो वो क्या क्या कमियां लगती हैं आपको जो 2021 में इतने अच्छे से आपने इम्प्रूव कर ली? 2018 में जब रिज़ल्ट आया और मुझे पता चला कि मेरी 1172 रैंक है, तो मेरे लिए वो एक शौक़ था, क्योंकि मुझे इतनी लोएस्ट की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जब हम पेपर देकर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, और उन कमियों को निकालना, एनालिसिस करना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है खुद के लिए। तो मुझे एक्चुअली मेरी कमियों का तब पता चला जब आरपीएससी ने कॉपीज़ अपलोड करी थी, शायद जनवरी में या दिसंबर में अपलोड करी थी कॉपीज़। तब मैंने अपनी कॉपीज़ देखी, और जो गत वर्ष के टॉपर्स थे उन्होंने भी अपनी कॉपीज़ अपलोड करी। फिर मैंने अपनी कॉपी का उनके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस किया। तब मुझे पता चला कि मैंने जो लिखा था वो कंटेंट वाकई में बहुत कम था। उन अप्रोच को, उन डायमेंशन को मैंने कवर नहीं किया था, ज़मीन और आसमान का अंतर था। तो मुझे नॉलेज पूरा था, लेकिन मुझे एग्जीक्यूट करना नहीं आया। तो मेरा इस बार जो मेन फोकस था वो एग्जीक्यूशन पर था। तो इसीलिए मैंने जो फॉर्मेट थे वो डेवलप किए। गत वर्ष के जो टॉपर्स थे उनकी कॉपीज़ में देखा उन्होंने किस तरीके से लिखा है, वो उन तरीक़ों को मैंने फाइंड आउट किया। और जैसे मैंने समय की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी, तो यहाँ पर भी जैसे मैंने पहला टेस्ट लिखा था, उसके बाद में पहले टेस्ट की मुक्ता मैम की भी कॉपीज़ अपलोड करी थी साथ में, उन्होंने कैसे लिखा है उस पेपर को। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला कि उन्होंने किस तरह से टेबुलर फॉर्मेट के अंदर बॉक्सेस में किस तरीके से पॉइंट फॉर्मेट में अपने आंसर को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। तो वहाँ से मुझे अपने जो पढ़ाई करने के तरीके में मैंने बहुत सुधार महसूस किया। ओके, तो आंसर राइटिंग का आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें बता रहे हैं। जी। और इसके साथ सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे 2018 मतलब 2021 का जो प्री हुआ था हमारा 27 अक्टूबर को हुआ था, 27 से 28 को। उसके बाद में मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे ऐसे था कि प्री क्लियर हो जाएगा मेरा। और मेंस की जब मैंने तैयारी शुरू करी, 17 या 18 दिन के अंदर मेंस का सिलेबस पूरा चेंज कर दिया। मतलब बहुत पोर्शन चेंज किया था। तो ऐसा नहीं था कि आपने प्री से पहले ज़्यादा तैयारी की हो मेंस की, मतलब 2018 का रिजल्ट आने के बाद से तैयारी नहीं की, बल्कि आपने 21 का जो आ गया नोटिफिकेशन उसके बाद से की थी, क्योंकि 2-3 साल का मेरे भी काफ़ी वैक्यूम। आपको लग रहा था कि अच्छी रैंक आएगी 2018 में भी? मुझे मतलब टॉप की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा था कि 300 to 400 आ जानी चाहिए। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगा, जब मैंने कॉपीज़ का एनालिसिस किया, कि वाकई में इसी अकॉर्डिंग ही थी कॉपी मेरी। ओके, तो जैसे सिलेबस चेंज हो गया, आपने बताया कि अब सिलेबस चेंज हो गया था, फिर उसके बाद में वो सबके लिए शौक था, क्योंकि कंटेंट अवेलेबल नहीं था कहीं पर भी। और उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में आई थी। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि हम डिप्रेशन से कैसे कॉप अप करें, किस तरह से खुद को मैनेज करें। तो वो मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। आरपीएससी ने 2 या 3 महीने दिए थे केवल, और उसमें सिलेबस चेंज कर दिया, कंटेंट अवेलेबल नहीं, उसके अंदर आपको करना। तो वो चीज़ को मैनेज करने में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस समय सर, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसे लगा मैं रिटन प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, रिटन प्रैक्टिस करनी है, आपको लिखना है, लिखने के तरीके को डेवलप करना है। तो उस वजह से मैंने अपने आप में बहुत सुधार किए, और उसी का परिणाम आपके सामने। तो ये सिलेबस चेंज हुआ, जिसमें मेजरली चेंज हुआ था साइंस वाले में। और साइंस वाले क्वेश्चन पेपर में देख पा रहा हूँ आपने 95 स्कोर किया है सेकंड पेपर में, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग नंबर। और उसके बाद मुझे लगता है कि आपने 2018 के बाद इतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी की है कि आपने
शायद आरएस के रिजल्ट से पहले ही फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया और उसमें भी आपने 44th रैंक अचीव की है। जी सर। हाँ, तो अब सबको बताना चाहेंगे कि मैडम ऑलरेडी अभी 2023 में ही बायोलॉजी में फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के तौर पे सेलेक्ट हुई रैंक 44 के साथ, और उसके बाद ही इनको 2023 में ही दूसरी खुशी मिली और वो है आरएस रैंक 9। उसकी साथ साथ तैयारी की आपने? मैं आज जैसे काउंसलिंग में भी कई स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि हमें आरएएस की तैयारी करनी चाहिए या किसी भी टीचिंग की, तो मैंने उनको यही कहा कि आप अपने लक्ष्य को बढ़ा रखिए। जब आप आरएएस की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे और आपके अपने आप कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आरएएस में इतना डिटेल में पढ़ रखा था। तो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर था वो ऑलमोस्ट मेरा प्रिपेयर था, मुझे उसके अंदर बिल्कुल दिक्कत नहीं थी। तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की सर केवल 1 या 1.5 महीने तैयारी करी थी केवल। अच्छा। और उसी के अंदर मेरी 44 रैंक थी और मेरा क्लियर हो गया। तो इसीलिए मैं सबको यही कहूँगी कि आपको कुछ करना ही है अपने जीवन के अंदर, कुछ लक्ष्य को अर्जित करना है। तो आप अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए उनका सिर ऊंचा उठे, तो आप एक अपने लक्ष्य को बड़ा निर्धारित कीजिए, आरएएस की तैयारी कीजिए, ताकि आपके जीवन में आपको सम्मान भी अर्जित हो, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़े। तो इसीलिए मैंने अपने लक्ष्य को बड़ा रखा। मुझे पता था कि मैं इसकी तैयारी करूँगी तो मेरे अदर भी एग्ज़ाम्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जी, ये तो वो बात हो गई कि आरएस साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हाँ। जी, एक चीज़ को पकड़ो। हाँ, तो क्या क्या चैलेंजेस रहे होंगे? जब मैं वो फील तो नहीं कर पाऊँगा एग्जैक्टली, पर मुझे जब मैं सोचता हूँ कि एक महिला मैरिड और एक मदर होने के बावजूद क्या क्या जीवन में चैलेंजेस हो सकते हैं, और आपने वो जो अनुभव किए होंगे आप उनके बारे में हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं। सर, आज हम बहुत एक मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक सोच है, मेंटालिटी है, आज भी हमारी एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर है। आज भी महिलाओं के बारे में ये समझा जाता है कि उनके अंदर ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता, और वो केवल घर के कामकाज तक ही सीमित है। अबला कहा जाता है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे से इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि एक महिला पुरुष की भांति प्रशासन को संभाल सकती है? तो मैंने यही कहा कि सर, बायोलॉजिकल ट्रैक्ट में हम कह सकते हैं कि दोनों में फिजिकली डिफरेंस होता है, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन एक महिला मानसिक रूप से पुरुष की भांति सक्षम है, और हम सही मायने में ये देखें तो प्रशासन को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकती है, क्योंकि जो स्किल्स होती है एक महिला के अंदर, जैसे वो एक घर को मैनेज करती है, तो उसको यदि आगे लाया जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल महिलाओं में इतना अच्छा होता है कि वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। असल में मैम, मैं एक मंत्र श्लोक है जिसमें ये कहा गया है कि अतुलम तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तद्भुवन नारी व्याप्त लोकत्रयम त्विषा। मतलब सभी देवों, मतलब सभी गुणों को मिला के एक तरह से एक मेल जोल करके उसका नारी का निर्माण किया गया, और उसके पास सब कुछ है, वो शक्ति कहा गया है जिसको। तो ये तो धारणा पता नहीं कहाँ से जन्म हुई है कि नारी को अबला कहा जाने लगा। इसीलिए मेरी ये अपील भी है, जो माता पिता है, जो भी है, यदि किसी के हस्बैंड आफ्टर मैरिज भी तैयारी करना चाहती है, यदि पोटेंशियल है किसी लड़की के अंदर, महिला के अंदर, कि वो आगे आना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो उसको ज़रूर पढ़ाना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स को और डेवलप कर सके। और मेरा ये मानना है, एक महिला आगे आती है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का सोर्स बनती है। हाँ, वो अपने घर को और दूसरे घर को और सबको मोटिवेट करती है, और साथ साथ महिला समाज को भी करती है। क्योंकि सर, मैं ये देखती हूँ, जैसे अपन देखते हैं आदिवासी एरिया है, उसके अंदर जो सेक्स रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नदर्न राजस्थान। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ की महिलाएं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे लिटरेसी इतनी नहीं है, लेकिन दे आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। ये भी देखते हैं जब साउथ में जो जनजातीय क्षेत्रों में जब नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि ये नृत्य महिलाओं के वेश में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जबकि उत्तर राजस्थान में ये जरूर सुनते हैं कि यार ये नृत्य महिलाएं, पुरुष महिलाओं के वेश में करते हैं। तो ऐसा इसीलिए है कि लिटरेसी भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, और उस शिक्षा के मायने नहीं है जब तक महिलाएं अपने आप में सशक्त ना हो। आज हम देखते हैं महिलाएं पढ़ रही है, बीएससी भी कर रही है, एमएससी भी कर रही है, लेकिन डे टू डे वर्क है वो अपने आप नहीं करती, उसके लिए वो डिपेंडेंट है किसी न किसी के ऊपर। तो आज जब महिलाएं सशक्त होएंगी, आगे आएगी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होएगी, तो ये जो डाउरी सिस्टम है, जो ये सेक्स रेशियो है, जिसके लिए सरकार इतनी मुहिम चलाती है,
उसको व्यवहारिक स्तर पर उनका क्रियान्वयन संभव हो पाएगा सर। आपने बताया मीनवाइल जब हम बात कर रहे थे कि आपके हस्बैंड ने काफ़ी चीज़ें हेल्प की, जिसमें आपके बच्चे को खाना खिलाने से लेके बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब का दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया ताकि आपको समय मिल सके, तो उनका काफ़ी योगदान लगता है मुझे। जी जी सर, बिल्कुल मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि जब 2017 में मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू करी थी, 2017 का तो इसका जन्म है 6 अगस्त को इसका हुआ था बर्थ। तो उसके बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन करी 7 साल के अंदर, तो ऑब्वियसली इन्होंने उसको बहुत संभाला, तो उसी वजह से मैं पढ़ पाई थी सर पूरा। तो ये तो पूरा मेंस के हिसाब से बात हो गई, जिसमें आपने बताया कि जो इंटरव्यू सॉरी टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। नोट्स को आपने किस तरह से मैनेज किया? नोट्स को सर मेरा ये मानना है कि आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कि लोग मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भागते हैं कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, और उसकी वजह से उनका रिवीजन नहीं हो पाता। तो अपने कंटेंट को सीमित रखिए, लिमिटेड रखिए और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ऑथेंटिक सोर्स को कभी भी गिव अप मत कीजिए, उनको अपने साथ रखिए। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक रिव्यू है राजस्थान सरकार का, भारत सरकार का इकोनॉमिक रिव्यू है, बजट है, सरकार की योजनाएं हैं, उनको आप ज़रूर साथ के अंदर रखिए, क्योंकि ऑथेंटिसिटी होगी तो आपके जो आंसर होंगे वो भी अच्छे होंगे। लेकिन मल्टीपल सोर्सेज कभी नहीं करने चाहिए, आपको विश्वास एक चीज़ के ऊपर रखना चाहिए और उस विश्वास के साथ आगे चलना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स का क्या भूमिका रही है? कई लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाए थे सर। अच्छा, मतलब जो ये धारणा है कि शॉर्ट नोट्स के बिना नहीं संभव है, वो चीज़ गलत है। हाँ, वो कोई ज़रूरी नहीं है, कई लोग बनाते हैं। मैं क्या करती थी सर, अंडरलाइन कर लेती थी, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेती थी जो चीज़ मुझे वापस रिवाइज करना होता था। तो जैसे एथिक्स भी पढ़ रही हूँ मैं, तो एथिक्स के मेन पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लेती थी ताकि वापस फटाफट रिवाइज करना हो तो वहीं से उसको रिवाइज कर लूँ। तो जब ये बोला जाता है कि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए ये शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, तो तब आपने कैसे मैनेज किया लास्ट मिनट रिवीजन? सर जैसे मैंने मेरा जो स्ट्रेटजी रहती थी कि मेरा 15 दिन पहले मैं पूरा सिलेबस कवर करके रख देती थी, मतलब एग्ज़ाम से 15 दिन पहले 2 या 4-5 बार रिवाइज़ करके। उसके बाद मैं पर डे के हिसाब से मैं एक सब्जेक्ट को देती थी, जैसे एथिक्स है, पब एड है, जो भी मेरे सब्जेक्ट होते थे। तो मेरा एथिक्स इतना अच्छा तैयार हो गया था लास्ट में कि मेरा 2 या 3 घंटे में पूरा रिवाइज़ हो जाता था। तो मैंने उस तरीके से 3-3 घंटे के हिसाब से कि 3 घंटे में मुझे एथिक्स रिवाइज करना है, 3 घंटे में पब एड। हाँ। और जैसे साइकोलॉजी थी तो मैं जैसे नोट्स थे उसके साथ में ट्रायंगल बना लेती थी, है ना, फ्लो डायग्राम बना लेती। तो मैं उसको नहीं पढ़ती कंटेंट को, केवल फ्लो डायग्राम जो लिखे हुए रहते थे मेरे, उसको मैं उसी में आप एक तरह से शॉर्ट अपना डिपिक्शन कर लेते थे। हाँ, उसी के साथ साथ मैं बना लेती थी। और फिर जब हम आगे बढ़े तो जब एग्ज़ाम का दिन था, तो उस दिन का आपका क्या प्लान था? एग्ज़ाम का दिन था तो उसके हिसाब से मैंने पहले से ही मेरी एक फाइल थी, उसके अंदर मैंने बना रखे थे कि मुझे इन बिंदुओं का, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, हाँ, जैसे जनगणना के आंकड़े हैं, जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं, आर्थिक समीक्षा के जो आंकड़े मुझे याद रखने चाहिए, और उन चीज़ों को मैंने एक लिस्टेड कर रखा था कि मुझे ये चीज़ें वापस उस टाइम रिवाइज़ करनी है। तो इस तरीके से मैंने शेड्यूल पूरा बना रखा था हमें। और मैं जो भी अभ्यर्थी अभी दे रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी रणनीति ज़रूर बनाइए, टाइम टेबल ज़रूर बनाइए और उसको फॉलो कीजिए कि लास्ट टाइम पे हमें किस चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और किस तरीके से उसको रिवाइज करना है। और अगर हम और आगे चलें तो जो 2 पेपर्स के बीच का समय जो 2 घंटे का होता है, बहुत कम लगता है उस समय। तो उस दौरान आपके क्या एक्टिविटीज़ रहती थी? उस टाइम जैसे मेरा 4th स्कूल में था तो मैं घर आती थी और घर आके जैसे खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते थे। उसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगता कि जैसे पहले से डिसाइड करके रखती थी कि थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट के अंदर मुझे समस्या है या फिर मैं भूल रही हूँ उन चीज़ों को, तो वो देखती, अदरवाइज मैं फ्री रहती थी, फिर ज़्यादा बर्डन नहीं लेती थी। बर्डन नहीं लेना पसंद करते हैं। ओके, और जो अब 2nd और 3rd पेपर के बीच की जो रात है, उसमें कुछ रिवीजन वगैरह रहता था या फिर? उसमें तो इतना सर भारी हो जाता है, हाथ दुखने लग जाते थे, 6 घंटे लगातार लिखना। तो थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश का देखती थी, अदरवाइज सर फ्री रखती थी फिर उसके साथ। हाँ, तो काफ़ी लोगों से मैंने बात की, वो लोग जनरली यूँ चाहते हैं कि जो लास्ट में रिलैक्स रहें, क्योंकि जितना बर्डन लेंगे मेंटली उतना ज़्यादा बर्डन होता जाता है, फिर अपन एग्जीक्यूट नहीं करते जितना लिखा हुआ होता, जितना पढ़ा हुआ होता है अपना। इंटरव्यू आपका कैसा रहा और उसके बारे में आप बताना चाहें कि जी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में लोगों को अपना कर ही सीख पाएंगे, तो वो अभी बताएं ताकि वो लोग भी उसमें कुछ अभी से अपना पाएँ तो लॉन्ग टर्म में तैयार हो जाएं वो। सर, साक्षात्कार के बारे में सबसे बड़ी एक भ्रामक अवधारणा है कि जैसे मेंस क्लियर होता है, लोग बोलते हैं कि पैसों के बिना आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, आपको इतने देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा।
तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये सब एक झूठ है, एक मिथक है। आपको अपनी खुद की मेहनत ही है जो आपको आगे लेकर आती है। हाँ, ये देख रहा हूँ मैं, आप 388 मार्क्स आपके आए हैं मेंस में, तो अपने आप में ये मार्क्स ऐसे हैं कि इसको इंटरव्यू से कोई लेना देना ही नहीं है। या आपके इंटरव्यू में जो भी आते हैं, जैसे हम विक्रांत सर की भी बात करें तो 47 मार्क्स हैं शायद उनके, और उनका इतना मेंस में है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने मार्क्स आ रहे हैं इंटरव्यू में। तो मैं यही कह रही थी कि जैसे बोर्ड भी अपने को पता नहीं होता उस समय, जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं और हमें बोर्ड का पता नहीं होता कि बोर्ड कौन सा है हमारा। ठीक है, मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ देख रखी थी पहले ही। जैसे 4 बोर्ड बने हुए थे, मंजू मैम का, संगीता मैम का, जसवंत राठी सर का और संजय श्रोत्रिय सर का। तो मेरा जो बोर्ड था संजय सर का बोर्ड था। और जब मैं गई तो उन्होंने एक तो प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, और फिर मुझे बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए, और कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रशासन में क्या यूज़ है, डे टू डे लाइफ के अंदर बायोटेक्नोलॉजी कैसे उपयोगी है, बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी का विरोध क्यों किया जाता है। और साथ ही वो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सिचुएशन क्वेश्चन, कि क्या आप मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों की भांति प्रशासन संभाल सकती है। अच्छा, हाँ, आपने ये बताया था कि फिर आपने इसका क्या जवाब दिया कि महिलाएं पुरुषों के समान? हाँ, मैंने ये बोला कि जैसे बायोलॉजिकल डिफरेंस तो होता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब एक मानसिक क्षमता की बात आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, तो महिलाएं अग्रणी हैं। और महिलाएं पीछे इसलिए रह गई क्योंकि उसके पीछे का कारण ऐतिहासिक है। इतिहास से महिलाओं को दबाया जा रहा है, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा, तो इस वजह से उनका जो IQ लेवल है वो पुरुषों की अपेक्षा पिछड़ गया। लेकिन आज जब महिलाओं को मौका मिला है, अवसर मिल रहा है, तो वो भी आगे आ रही हैं और अपने IQ का EQ अच्छा होता है महिलाओं का। तो जब ये सफ़र रहा पूरा, इसके दौरान आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। टाइम मैनेजमेंट जैसे सर 2018 का जब मैंने दिया था तो सबको ऐसे ही लगता है जब इंटरव्यू देकर आते हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि कोरोना भी था, घर का काम भी करना पड़ता था सारा। तो 13 जुलाई 2021 को रिज़ल्ट आया था, उसके अंदर मुझे पता चला फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और वही है, तुरंत नोटिफिकेशन आ गया तो रोने का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला। हाँ, तो वही है, वापस जुट जाना था। और इमोशनली मुझे स्ट्रॉन्ग करने में मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि मैं तो गिव अप कर चुकी थी कि वापस उस प्रोसेस को रिपीट करना, इतनी बड़ी प्रोसेस को। हाँ, बहुत एक मैरिड वुमन के लिए और बहुत बड़ी जर्नी हो जाती है, डिफ़िकल्ट जर्नी। तो इन्होंने मुझे उस रात को कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तू RAS ऑफिसर बने और तू वापस इसकी तैयारी करे, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं खाली हाथ लौट रही हूँ इस चीज़ से, इतनी मेहनत करने के बाद में भी। तो मैंने वापस शुरू करी इसकी तैयारी, और 8 महीने सर मैंने पूरा अपने आप को एक कमरे के अंदर रखा और पूरी जी जान लगा दी थी। मुझे ये था कि मुझे अपना बेस्ट करना है ताकि मुझे इसका फल मिले। ये बहुत ही बड़ी आपकी सोच थी, और एक सबसे बड़ी ज़्यादा तो सर की, आपके हस्बैंड की थी कि उन्होंने 8 महीने आपको फ्री छोड़ दिया एक तरह से। ऐसा आप काफ़ी लोग फेस करते हैं, जैसे मैरिड महिलाओं की तो बात कर ली हमने। मैं और चीज़ें ये बोल रहा था कि जो गर्ल्स हैं जो अभी तक शादीशुदा नहीं हैं और वो गांव क्षेत्र में भी रहती हैं, शहर में भी रहती हों भले, पर इस क्षेत्र में, इस फील्ड में नहीं आ पा रही हैं वो, तो इनके क्या क्या कारण लगते हैं आपको? जैसे हम देखें बीकानेर में तो इस बार बहुत सारी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, हम और क्षेत्रों में देखते हैं तो उतना परसेंटेज नहीं है। इसके क्या क्या कारण लगते हैं आपको? इसका सबसे बड़ा कारण मैं सर यही बोल रही हूँ आपको कि पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा तो देते हैं, लेकिन उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने के लिए लड़कियों को प्रेरित नहीं करते। उनको ऐसे लगता है कि इनकी शादी करनी है, इनको दहेज देना है, तो इसके लिए इनके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करें। एक लायबिलिटी के तौर पर। हाँ, एक लायबिलिटी के तौर पर देखते हैं कि ये हमारे घर का नहीं है, तो इसलिए हमें क्यों शिक्षित करना। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सोच को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जब महिलाएं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी, एक महिला भी एक एग्जाम्पल सेट करती है, तो वो औरों के लिए प्रेरणा का सोर्स बनती है। तो एक ना एक महिला यदि उस क्षेत्र से आए तो ऑब्वियसली उन पेरेंट्स को भी लगेगा कि नहीं, अभी हमें हमारी बच्चियों को पढ़ाना है और उनको आगे लाना है। कुछ ऐसा भी है जहाँ पे बच्चियों को शहर की तरफ तैयारी करने भेजने में भी लोग थोड़े झिझकते हैं? हाँ, वो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपन देखते हैं कि काफ़ी भ्रामक चीज़ें होती है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो लगता है कि सुरक्षा है। तो इस व्यू के अंदर जैसे सम्यक संस्थान के द्वारा रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। हाँ, गुरुकुल, तो वो सुरक्षात्मक लिहाज से काफ़ी बेटर है।
तो एक बार जो भी पेरेंट्स है जिनको लगता है कि वो सुरक्षा की वजह से बच्चियों को आगे नहीं आने दे रहे, तो यहाँ की विजिट कर सकते हैं ताकि उनको आत्मसंतुष्टि मिले, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आत्मसंतुष्टि है। जब व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो जाता है कि हाँ मेरी बच्ची सुरक्षित है, तो वो उसको पढ़ाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। डेफिनेटली गुरुकुल में जब हम जाके देखें तो वहाँ पे हॉस्टल जो है गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, वैसी सुविधाएं हैं जैसे आपको कहीं और सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकती हैं। और खाना वगैरह फिर मैं खुद जाके आया था तो बहुत अच्छा सात्विक तरीके का है और बिल्कुल सेफ़ एनवायरनमेंट है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज़ से लेके लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ वहाँ पे, ताकि फिजिकली मेंटली फिट और टॉपर्स को भी हम वहाँ विजिट करवाते रहते हैं। काफ़ी जो सिलेक्टेड लोग हैं वो जा के गाइड करते रहते हैं उनको साथ में। तो गर्ल्स के लिए ये ऑप्शन हमने सोचा कि कौशल सर का ये रहा कि हम इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। तो अब मेरा प्रश्न ये था कि जो लॉन्ग टर्म में जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए अगली वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें अभी पढ़ सकते हैं? अभी मेरा ये मानना है कि जो स्टैटिक चीज़ें हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, डायनेमिक है, उस समय चेंज हो जाएगी क्योंकि वो करंट रिलेटेड अपने को पढ़ना पड़ता है। तो अभी से जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा, क्योंकि एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन पुट नहीं होते, तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छा करना। पहले मेरे हिसाब से उस सब्जेक्ट का नॉलेज लेना ज़रूरी है। जब उस सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना हमें अच्छे से आ पाता है। फिर उसकी रिटर्न प्रैक्टिस और उसका एग्जीक्यूशन ज़रूरी है ताकि उसके फॉर्मेट डेवलप कर सकें। ओके जैसे अभी हम मान लें कि अभी हम जब बात कर रहे हैं तब 15 से 20 दिन बच्चे हैं जो मेंस होने वाला है। अभी जो 27-28 जनवरी को होने वाला है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखती हैं अगर आपके लिए ये जो अभी मेंस होता तो? जैसे मैंने तो 15 दिन का सर आपको बताया ही था कि मेरा पूरा एक टाइम शेड्यूल रहता था कि मुझे इस तरीके से हर सब्जेक्ट को कवर अप करना है। तो मैं 3-3, 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट है, जैसे छोटे सब्जेक्ट होते थे साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, जो अकाउंटेंसी है, विधि, योग, व्यवहार, ये सारे जो भी थे सब्जेक्ट, इनको मैं 2 या 3 दिन के अंदर पूरे सब्जेक्ट्स को सम अप कर लेती थी कि मुझे 2 या 3 दिन के अंदर छोटे छोटे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। फिर एथिक्स है, पब एड है, और ज्योग्राफी का जो पोर्शन मुझे ऐसे लगता था कि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है और मुझे इसमें मल्टीपल लास्ट टाइम रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको छोड़कर जो डेटा वाला फैक्टर होते थे उनको मैं ज़्यादा रिवाइज़ करती थी फिर हर सब्जेक्ट को उठा के। एक मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके थर्ड पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। जी सर। 108 मार्क्स हैं। हाँ जी। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग है? और जैसे काफ़ी ऐसे हैं, स्पोर्ट्स है, लॉ है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अच्छे से नहीं कर पाते, लोग आउटपुट नहीं जनरेट कर पाते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? सर उसके लिए रिटर्न प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जैसे पॉलिटी है, आईआर है। आईआर में हम कई बार देखते हैं कि बच्चे पूरा हिस्ट्री लेकर पढ़ने बढ़ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, जैसे अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ, रूस के साथ। तो इसके अंदर हमें करंट ओरिएंटेड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे चाइना के साथ संबंधों में वर्तमान में क्या चीज़ें चल रही है, इजराइल हमास युद्ध है, जैसे इसको भी एनालिटिकल अप्रोच में सीखना कि इजराइल के साथ हमारे संबंध थे, वो पहले कुछ और थे, जैसे अटल जी के समय, क्योंकि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते थे उस समय, अटल जी के समय, और धीरे धीरे हमारी जो वैदेशिक नीति है वो चेंज हुई है और हमारा झुकाव इजराइल की तरफ हुआ है। तो ऐसे क्या रीज़न है कि हमारी विदेश नीति चेंज हो रही है या फिर हम इजराइल की तरफ हमारा झुकाव बढ़ा है? तो मेरे हिसाब से जब हम किसी चीज़ को तैयार करते हैं तो उसको करंट सिनेरियो में रखकर हमें पढ़ना चाहिए, तो उससे हमारी एनालिटिकल अप्रोच भी डेवलप होती है और हमारी आंसर फ्रेमिंग अच्छी होती चली जाती है। अभी तक के लिए जो ऐसा जो आपका जो रणनीति रही वो ऐसा है कि एक अच्छी रैंक अचीव करने के लिए हमारे लिए तो ये है कि वो अच्छी रैंक करने के लिए पर्याप्त है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ लगती है आपको कि ये आप कर सकते थे बट समय नहीं मिला इसलिए नहीं कर पाए? क्या कुछ अच्छा ऐसा रहता है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। बस वो है कि जैसे मैंने स्टडी में गैप काफ़ी आ गया था, तो फिर शादी के बाद शुरू किया, तो मुझे ऐसे लगा कि इस चीज़ की मैं प्रिपरेशन पहले करती तो शायद मेरा सिलेक्शन थोड़ा पहले हो जाता, तो उस चीज़ का मुझे ज़रूर रहता है। और ये भी आप इस तरीके से बोलना चाहती होंगी कि जो लोग अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वो छोड़े नहीं, अपनी जारी रखिए सर, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा जो फैमिली एनवायरनमेंट होता है, जैसे मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे आसपास ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं होते। ये अमूमन बोला जाता है, तो हमारी मतलब उम्मीदें तो वहीं टूट जाती है और ना हम उस चीज़ में एफर्ट कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हार्ड वर्क सबसे मस्ट है। यदि आप हार्ड वर्क करोगे तो आप जनरल कैटेगरी से भी सेलेक्ट होते हो।
मैं खुद भी जनरल कैटेगरी से हूँ। जी, हम देख रहे हैं कि आप इस एग्जाम्पल को सेट करती हैं। और धन्यवाद मैम, आपने बहुत विस्तृत रूप से आपके अनुभवों के बारे में बताया, जो अपने आप में एक बहुत हार्ड अर्न चीज़ होती हैं। और मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इसके लिए, ये सब आपने शेयर किया हमारे साथ। और ऐसे ही और टॉपर्स के साथ हम मिलते रहेंगे। और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में डालें, ताकि मैडम उसका जवाब दे सकें। और हम सब जो भी सेलेक्टेड लोग हैं वो आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और टॉपर के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।